दोस्तों ये स्टोरी का 12वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। अभिमान गुस्से में अपने भाइयों को घूर कर देख रहा था और तभी कृष्ण ने अभिमान को समझाते हुए कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी था। लेकिन यह बात तो सच है ना कि आराध्या की इज्जत चली गई, और तुझे यह भी पता है अगर घर में सबको यह बात पता चल गई तो सिवाय भाई सबकी नजरों में गिर जाएंगे। सब तो यही कहेंगे ना कि सिवाय दुनिया के सामने तो बब्बर शेर बनकर रहता है और खुद के बेटे को संभाल नहीं पाया। अभिमान ने कृष्ण को गुस्से में देखा तो कृष्ण ने कहा, मुझे घूर कर देखने से कुछ नहीं होगा, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी उससे शादी? उसने मुझे रोका क्यों नहीं आर्या? और अगर मुझे रोक देती तो मुझे कल रात ही पापा थप्पड़ मार देते। कम से कम यह शादी का यह स्वाब मेरे गले में तो नहीं लिखता। लेकिन नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता उसने मुझे रोका क्यों नहीं। अभिमान ने भी चिल्लाते हुए कहा, देव ने कहा तुझे कल रात कुछ भी याद नहीं? कुछ तो याद होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ तो याद कर। तू एक लड़की के साथ फिजिकल हो गया और तुझे कुछ भी याद नहीं। अभिमान ने अपना सिर पकड़ लिया और वह याद करता हुआ बोला, सच कहता हूँ देव, कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं ट्विंकल के साथ छत पर डांस कर रहा था। ट्विंकल ने मुझे 2 ड्रिंक पिलाई, उसके बाद मैं नीचे आ गया तो मैंने आराध्या को ढूंढना शुरू किया। युग सुनकर हैरान हो गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमान ने आराध्या को ढूंढने की कोशिश की। युग कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी देव ने उसकी कलाई पकड़ ली, जैसे वह अभिमान की पूरी बात सुनना चाहता हो। युग भी समझ गया और वह भी चुपचाप खड़ा रहा और अभिमान की बातें सुनने लगा। अभिमान आगे बोला, मुझे वह कहीं मिल नहीं रही थी और फिर अचानक ही मैंने इस स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ देखा और मैं स्टोर रूम में चला गया। जब मैं स्टोर रूम में था तो वह अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सिर घुटनों में छुपाकर रो रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा और इतना कहकर अभिमान ने अपने भाइयों को देखा, जो आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। अभिमान को अब समझ आया कि वह फ्लो फ्लो में अपने भाइयों को क्या बता रहा है। और तभी देव ने अभिमान को उठाते हुए कहा, और क्या क्या किया तूने उसके साथ? कहीं तो वही तो शुरू नहीं हो गया। अभिमान ने गुस्से में अपने भाइयों को देखा तो कृष्ण बोला, हमें गुस्से से देखने से कुछ नहीं होगा, यह बात मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ। उसे रोते हुए देखा, उसके बाद क्या हुआ? अभिमान अपने भाइयों को नहीं बताना चाहता था। वह अच्छे से जानता था अगर उन तीनों को उसकी बात पता चल गई तो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर मार देंगे। अभिमान चुपचाप खड़ा रहा। तभी युग बोला, यह नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। अभिमान ने हैरानी से युग को देखा तो युग बोला, फिर इसने क्या किया? घुटनों पर बैठकर आराध्या को प्रपोज कर दिया, और बेचारी आराध्या तो है ही सीधी सादी, इसकी बातों में आ गई। और फिर तो तुम सब जानते ही हो क्या हुआ होगा। अभिमान ने गुस्से में कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो देव बोला, तो तू बता देना क्या हुआ था। अभिमान बोला, यार मैंने ड्रिंक कर ली थी तो मुझे गिल्ट हो रहा था और मैं आराध्या से माफी मांगने उसके पास चला गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने उसे गोद में उठा लिया और इस कमरे में ले आया। मेरे उसके बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता। सुबह आंख खुली तो आराध्या मेरे पास थी। सच बोला, मतलब तो यही हुआ ना? तूने शुरुआत की तो उसे उठाकर कमरे में लेकर आया, यानी जो कुछ किया तूने किया, उसमें उस बेचारी की क्या गलती? सिवाय भाई जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। कृष की बात पर देव और युग दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। वैसे वह किस बात से एग्री हुई? इस बार अभिमान ने एक टूटा हुआ 100 पीस उठा लिया और जैसे ही अपने भाइयों की तरफ देखा उसके तीनों भाई वहां से भाग गए। दूसरी तरफ सिवाय आर्या के कमरे में आया। आर्या इस वक्त बेड पर बैठी हुई, उसकी गोद में आराध्या ने सिर रखा हुआ था। आज आराध्या को हल्की हल्की प्यार की थपकी याद आ रही थी और आराध्या शायद आर्या की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। आर्या ने जैसे ही सिवाय को देखा उसे चुप रहने का इशारा किया। सिवाय ने भी पलकें झुका दी। सिवाय फिर आराध्या के पास आया। आराध्या के चेहरे की मासूमियत सिवाय के अंदर बेचैनी पैदा कर रही थी। सिवाय ने बड़े प्यार से आराध्या के सिर पर हाथ रख दिया और फिर उसने धीरे से कहा, अब कैसी है? आर्या ने भी धीरे से कहा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है, बहुत रो रही थी, कुछ खाया भी नहीं, एक ही बात कह रही है कि भाई को कुछ मत बताना। सिवाय ने एक गहरी सांस ली और फिर आर्या से कहा, मैं तुम्हारे लाडले को कह कर आया हूँ कि इससे शादी कर ले। यह सुनते ही आर्या ने गुस्से में सिवाय को देखा।
शिवाय ने आर्या के जवाब का इंतजार नहीं किया और अपनी बात दोहराता हुआ बोला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम इस लड़की को इस घर से जाने नहीं दे सकते। इस लड़की की इज्जत इस घर में खराब हुई है तो उसे मान सम्मान भी हम ही देंगे। और क्या तुम नहीं चाहती टाइगर को अपने किए पर पछतावा हो? आर्या धीरे से बोली, सिवाय हद करते हो। आप जानते हैं अपने टाइगर को कैसा है, वह कितना बदतमीज हो गया है, और आप चाहते हैं कि इस मासूम सी जान को उसके पल्ले बांध दे ताकि वह इसे और तड़पाए। मेरे हिसाब से आपको इसकी और उस गधे की शादी फिक्स नहीं करनी चाहिए। और आप मुझे यह बताइए, क्या अभिमान शादी के लिए मान गया? सिवाय बोला, मानता कैसे नहीं, जब उसके सारे क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएंगे, उसके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे, उसकी लग्जरी लाइफ उससे छीन लूंगा, तो बताओ मानेगा कैसे नहीं? आर्या बोली, फिर भी सिवाय एक बार सोच लीजिए और चाचू से डिस्कस कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन दोनों को एक रिश्ते में बांध दें और फिर यह सारी जिंदगी उस रिश्ते के बोझ के तले दबकर रह जाएं। सिवाय बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा दिल कहता है जब यह दोनों शादी करेंगे तो धीरे धीरे इन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाएगा। और एक बात कहूँ, मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई कि आराध्या ने अभिमान को रोका क्यों नहीं। आर्या बोली, कहाँ वह, कहाँ आराध्या? देखो तो सही, आराध्या ने रोका भी होगा तो वह हाथी रुक गया होगा क्या? सिवाय बोला, आर्या तुम समझ नहीं रही हो। मैं यह कहना चाहता हूँ, आराध्या ने अभिमान को रोका होता तो अभिमान के चेहरे पर, हाथ पैर पर कहीं ना कहीं चोट के निशान तो होने चाहिए। उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं है। उसका चौड़ा सीना अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। तुम समझ रही हो ना जो मैं कहना चाहता हूँ? आर्या ने धीरे से आराध्या का सिर पिलो पर रखा और सिवाय की बाजू पकड़कर बालकनी में लेकर आई और फिर हैरानी से बोली, आप कहना चाहते हो जो कुछ हुआ वह आराध्या की मर्जी से हुआ? सिवाय बोला, मैं श्योर नहीं हूँ और ना ही मुझे पता कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन अभिमान की बात भी तो नहीं झुठला सकते कि आराध्या ने उसे रोका क्यों नहीं। और अगर आराध्या उसे रोकती तो अभिमान के शरीर पर कहीं तो कुछ चोट के निशान होते। आर्या ने तो अपना सिर पकड़ लिया। आर्या बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? सिवाय बोला, इसमें दो राय नहीं कि कल रात अभिमान ने ड्रिंक की थी और हो सकता है आराध्या को भी किसी ने कुछ पिला दिया हो। मैं बस अपना अनुमान लगा रहा हूँ, सच तो मुझे भी नहीं पता। अब जूनियर रघुवंशी को पकड़ता हूँ, वही मुझे सच बताएं। आर्या बोली, सिवाय इन दोनों के बीच प्यार पॉसिबल है? आज सिवाय ने आर्या को गले लगाया और उसके बालों को चूम कर कहा, हाँ पॉसिबल तो है। जब मेरे जैसा आदमी तुम जैसी पागल से प्यार कर सकता है तो कुछ भी पॉसिबल है। यह सुनते ही आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसने सिवाय के सीने पर एक जोरदार पंच मारा। दूसरी तरफ देव जब कमरे में आया तो सरगम तैयार हो चुकी थी। सरगम ने एक हॉट पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, जैसे एक न्यू ब्राइड पहनती है, और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सरगम सच में बहुत सुंदर थी। देव ने एक नज़र सरगम को देखा और सरगम ने मुस्कुराकर कहा, आइए पति देव, कैसी लग रही हूँ? देव ने सरगम को इग्नोर करना चाहा, लेकिन सरगम इतनी सुंदर लग रही थी कि देव चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाया और इसीलिए उसने सरगम को कम्प्लीमेंट देते हुए कहा, सुंदर लग रही हो। सरगम बोली, अच्छा पति देव, आपने अब तक मेरा मुंह दिखाई नहीं दिया। इस बार देव ने भी हाथ बांध कर कहा, तुम्हारा मुंह मैं पहले ही देख चुका हूँ। इतना कहकर देव वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो सरगम ने देव का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, यह सारी कहानी नहीं चलेगी, चलो जल्दी से मेरा मुंह दिखाई दीजिए। घर में सबने मुझे गिफ्ट दिए हैं लेकिन आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, दीजिए जल्दी मुंह दिखाई वरना मैं आज रात से सुलाऊंगी नहीं। देव ने पलटकर सरगम को देखा और फिर कबर्ड में से एक पेपर निकालकर सरगम के हाथ में रख दिया। सरगम ने उस पेपर को देखकर हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? देव बोला, खान बीवी के बंगले के पेपर हैं। अब यह बंगला तुम्हारा है। तुम चाहो तो यहाँ अनाथ आश्रम खोल सकती हो, तुम चाहो तो लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर, जो तुम चाहो तुम उस बंगले का जो करना चाहो कर सकती हो। इतना कहकर देव वॉशरूम में चला गया और सरगम वह हैरानी से देव को जाते हुए देख रही थी। अगले ही पल सरगम की आंखें नम हो गई। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि देव उसे इतना बड़ा गिफ्ट देगा। सरगम जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। उसे अब बीती हुई जिंदगी याद आने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में उस घर के पेपर हैं जिसमें उसकी इज्जत बेचने की कोशिश की थी।
अगले ही पल सरगम अपने होश में आई और वह वॉशरूम का गेट खटखटाते हुए बोली, देव मुझे बात करनी है। देव बोला, यार मैं वॉशरूम में हूँ, थोड़ा सा रुको, बाहर आकर बात करता हूँ। सरगम बोली, नहीं मुझे अभी बात करनी है। देव ने कहा, अंदर मत आना, मैं नंगा नहा रहा हूँ, 10 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ। बाहर सरगम इससे आगे कुछ बोलती, देव बोला, बस 10 मिनट में, जल्दी नहा लेता हूँ। सरगम रुक गई और कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। सरगम के लिए यह 10 मिनट काटने बहुत मुश्किल थे, लेकिन फिर भी उसे 10 मिनट गुजारने तो पड़ते ही। आखिर 10 मिनट बाद वॉशरूम का गेट खुला। देव ने कमर पर टॉवेल लपेटा हुआ था, एक टॉवेल से वह अपने बालों को पोंछ रहा था। सरगम देव के सामने आकर बोली, खान बीवी का क्या हुआ और उन सारी लड़कियों का? वह सारी लड़कियां कहाँ हैं? मैं खाली बंगले का क्या करूंगी? मुझे यह बंगला नहीं चाहिए, उन सब लड़कियों की आज़ादी चाहिए। आप नहीं जानते, लेकिन खान बीवी बहुत गंदी है, छोटी छोटी बच्चियों से गंदे गंदे काम करवाती है। देव का ध्यान सरगम की बातों में तो था, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा था। देव चाह कर भी सरगम की खूबसूरती को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसने अपने टॉवेल से बालों को साफ किया और सरगम को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? सरगम बोली, ऐसा नहीं है, बस मैं यह जानना चाहती हूँ कि खान बीवी का क्या हुआ है और वह सारी बच्चियां कहाँ हैं। देव ने टॉवेल को फेंका और सरगम की बाजू पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और हाथ बांधकर बोला, मैं कपड़े पहन लूं या भी सुनना है? सरगम नम आंखों से बोली, अभी सुनना है, कपड़े बाद में पहनना। देव बोला, खान बीवी को मैंने अरेस्ट करवा दिया और वह सारी लड़कियां हमारे फ्लैट में हैं, जिस फ्लैट में तुम और मीरा रुकी थी। और यह सब मैंने अकेले नहीं किया, मेरे भाइयों ने मेरा पूरा साथ दिया है, खासकर उस खड़ूस ने। यह सुनते ही सरगम खड़ी हो गई और हैरानी से बोली, अभिमान भैया ने भी? देव बोला, हाँ, तुम्हारे अभिमान भैया ने भी हमारा पूरा साथ दिया है। इनफैक्ट सारा प्लान उसका था। इतना कहकर वह क्लोसेट की ओर चला गया और सरगम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जो इंसान इतना खड़ूस हो सकता है वह इतना अच्छा काम भी कर सकता है। सरगम ने एक बार फिर उन पेपर को देखा और उसकी आंखें एक बार फिर खुशी से भर गई और तभी उसके कानों में एक आवाज आई, अब इन पेपर को देखती रहोगी या बंगला तुम्हारा ही है? अब उन लड़कियों की जिंदगी कैसे बनानी है तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। सरगम के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आई। इतने में देव तैयार होकर बाहर आया तो सरगम हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू वेरी मच। देव अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, अब जाओ और जाकर अपनी जिंदगी जी लो, जैसे जीना चाहती हो। देव इससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही एक नौकर गेट के पास आया और उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, सरगम आपको बड़ी माँ बुला रही हैं। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां जाने लगी। सरगम देव से कुछ कहती उससे पहले ही देव ने कहा, मुझे जिंदगी भर थैंक यू बोलती रहना, अभी चली जाओ वरना बड़ी माँ ऊपर आ जाएंगी। सरगम ने एक बार फिर नम आंखों से देव को देखा और फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही देव ने मिरर में देखकर कहा, यार यह संजना से सुंदर है। वहीं दूसरी तरफ शिवाय स्टडी रूम में बैठा हुआ था, उसके सामने युग क्रश खड़े हुए थे और तभी देव बिना सोचे समझे स्टडी रूम में आया, लेकिन शिवाय और क्रश युग को देखकर वापस जाने लगा। वह वापस जा पाता उससे पहले ही शिवाय बोला, एक और कदम आगे रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनते ही देव के कदम रुक गए। उसने पलटकर शिवाय को देखा और बोला, चाचू मुझे कुछ नहीं पता, सच कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, मैंने कब कहा तुम्हें कुछ पता है? यहाँ आकर खड़े हो जाओ। देव चुपचाप जाकर वहां खड़ा हो गया। शिवाय ने 3-4 कदम चलकर कहा, या तो मुझे सच सच बता दो कल रात पार्टी में क्या हुआ, वरना तुम तीनों की खैर नहीं। शिवाय कितना स्ट्रिक्टली पूछने पर आखिर क्रश बोला, कल रात अभिमान और अनिरुद्ध की लड़ाई हो गई थी, उसके बाद जो कुछ हुआ क्रश ने शिवाय को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद शिवाय बोला, ठीक है तुम तीनों चले जाओ। तीनों ही जैसे जाने को हुए, शिवाय ने रोकते हुए कहा, लेकिन याद रखना, अभिमान को अगर सपोर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान और आराध्या की शादी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों ने पलटकर हाँ में गर्दन हिला दी और चुपचाप वहां से निकल गए। शिवाय अपने चेयर पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। वह शब्द ऐसे गूंज रहे थे कि शिवाय बेचैन हो रहा था। शिवाय के माथे से पसीना टपकने लगा और तभी शिवाय के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। शिवाय ने हड़बड़ाकर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि दिव्यांश था। दिव्यांश बोला, क्या हुआ शिवाय? दिव्यांश ने शिवाय से कहा, तुझे फिर से वह सब याद आया?
शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और शिवाय को पास करते हुए कहा, तेरे चेहरे पर बहुत पसीना है, पोंछ ले। शिवाय ने रुमाल ले लिया और अपने चेहरे को पोंछने लगा। अगले ही पल शिवाय सोफे पर बैठा हुआ था और अवनीत उसके पास आकर उसका बीपी चेक कर रहा था। अवनीत ने कहा, चाचू आपका बीपी बहुत लो है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तो आपका बीपी दिन पर दिन गिरता रहेगा। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे मुझे कुछ नहीं होगा और कृपया करके मेरी बीबी को यह सब मत बता देना। अवनीत ने बीपी की मशीन समझाते हुए कहा, बताना तो पड़ेगा चाचू, वरना आप अपने ही मनमानी करते रहेंगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है मुझे यह सब बात पहले ही चाची को बता देनी चाहिए थी। दिव्यांश हंस कर बोला, अवनीत तुम ठीक कह रहे हो, साली साहिबा को बता देना चाहिए, वरना तो यह अपनी तबीयत और बिगाड़ लेगा या ध्यान नहीं रखेगा। कम से कम साली साहिबा तो इसका ध्यान रखेंगी। शिवाय बोला, दिव्यांश ऐसा नहीं है, तू अच्छे से जानता है कि मेरा बीपी कम हो जाता है। दिव्यांश ने शिवाय को हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर अवनीत से बोला, अवनीत जाओ जाकर नाश्ता कर लो। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, आप दोनों को पर्सनल बातें करनी है और आप नहीं चाहते कि मुझे वह बातें पता चले, तो इतना बहाना मत कीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूँ। जैसे ही वह जाने को हुआ, शिवाय ने अवनीत की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, ज्यादा समझदार मत बन, अभी तू छोटा है। अवनीत बोला, 35 साल का हो गया, छोटा नहीं हूँ। दिव्यांश बोला, हाँ हाँ 35 साल के आदमी, अब चला जा, हमें सच में बहुत जरूरी बात करनी है। अवनीत ने अपना बैग उठाया और बिना किसी शिकायत के वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश ने शिवाय से कहा, शिवाय ऐसा नहीं होता, मुझे भी वह पल याद है, वह सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत नहीं बिगाड़ी और तूने बिगाड़ ली। आर्या को पता चलेगा तो परेशान हो जाएगी। अपनी नासही आर्या के लिए अपना ध्यान रखा कर। शिवाय अपनी बाजू खोलता हुआ बोला, फिक्र मत कर दिव्यांश, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तू किसी को कुछ मत बताना। दिव्यांश ने पूछा, एक बात बता, कुछ हुआ है क्या? शिवाय बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ। और तभी दिव्यांश का फोन वाइब्रेट होने लगा। दिव्यांश अपना फोन लेकर बाहर चला गया। शिवाय भी अपना फोन लेकर अनिरुद्ध का फोन नंबर डायल करने लगा। अनिरुद्ध को बहुत सारी कॉल की, लेकिन अनिरुद्ध ने शिवाय का फोन रिसीव नहीं किया। आखिरकार शिवाय ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, पता नहीं कहाँ है यह लड़का। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज सरगम की पहली रसोई थी। सरगम ने दिल से सबके लिए बहुत सारा खाना बनाया था, वह भी बिना किसी मदद के। सरगम सबको खाना परोस रही थी और सब सरगम के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। हर्षवर्धन ने सरगम की तारीफ करते हुए कहा, साहिबा, सरगम तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा खाना बनाती है, मानना पड़ेगा। देव की पसंद को बिल्कुल ऐसी लड़की को पसंद किया है जो हमारे घर में आराम से एडजस्ट कर जाए। यह सुनकर देव ने सरगम की तरफ देखा और कहीं ना कहीं देव को खुद पर प्राउड फील हुआ। आर्या ने भी मुस्कुराकर सरगम को देखा और फिर खाना सर्व करने लगी। हर्षवर्धन ने पूछा, सिवाय की छुई मुई या किसके लिए खाना सर्व कर रही हो? आर्या ने कहा, चाचू व आराध्या मेरे कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा अब क्यों ना उसका खाना कमरे में ही ले जाऊं। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ ले जाओ, नहीं तो उसके भाई को पता चल गया कि उसकी बहन भूखी थी तो सब पर बरस पड़ेगा। आर्या वहां से चली गई और तभी हर्षवर्धन खाना खाते हुए बोला, वह दोनों कहाँ हैं? हीर ने स्टडी रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, दोनों स्टडी रूम में हैं। हर्षवर्धन ने नजर घुमाकर स्टडी रूम की तरफ देखा जहां उसे शिवाय दिखाई दिया। हर्षवर्धन ने फिर मन ही मन कहा, यह लड़का भी ना मुझसे कभी कुछ शेयर नहीं करेगा, इसे लगता है कि मैं टेंशन लेकर बैठ जाऊंगा और इसीलिए मेरे नाम की टेंशन भी ले ली। सब ने सरगम को बहुत सारे गिफ्ट दिए। सरगम गिफ्ट को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन आज जो गिफ्ट उसे देव ने दिया था वह गिफ्ट सबसे ऊपर था। दूसरी तरफ अभिमान गुस्से में अपने कमरे में ही था। 2-3 बार सर्वेंट ने आकर अभिमान से पूछा कि क्या वह कमरा साफ कर दे, लेकिन अभिमान ने किसी भी सर्वेंट को अपने कमरे में नहीं आने दिया। उसका दिमाग अब भी घूम रहा था। वह कल रात की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस उसे इतना ही याद था कि वह आराध्या को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया। अभिमान ने खुद को संभाला और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अभिमान स्टडी रूम की ओर जा रहा था और तभी उसकी नजर आर्या के कमरे पर पड़ी, जहां आराध्या सो रही थी। आराध्या को सोता हुआ देखकर
अभिमान को एक बार फिर गुस्सा आ गया। वह खुद में ही बोला, मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रही है, सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया, मुझे मेरे घर वालों के सामने रेपिस्ट बना दिया। आराध्या, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभिमान सीधा स्टडी रूम में गया, जहां शिवाय चेयर पर आंख बंद किए हुए बैठा था। अभिमान ने स्टडी रूम में नजर की तो वहां कोई और नहीं था। अभिमान ने सबसे पहले गेट बंद किया और तभी शिवाय बोला, गेट बंद करने से क्या होगा? जो तुमने किया है वह एक ना एक दिन तो घर वालों को पता चल ही जाएगा। इतना कहकर शिवाय ने अपनी आंखें खोली तो अभिमान बोला, देखो पापा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं श्योर हूँ मैंने गिलहरी के साथ जबरदस्ती नहीं की, और जब मैंने जबरदस्ती नहीं की तो आप मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते। प्लीज पापा, समझने की कोशिश करो। जिस लड़की को मैं 5 मिनट नहीं झेल सकता, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? शिवाय अपनी जगह से खड़ा होकर जेब में हाथ डालकर बोला, तो तुम अपने किए की माफी मांगने आए हो? अभिमान ने गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, पापा देखो, मैंने होश में कुछ भी नहीं किया। पापा खुद सोचो, मैं होश में होता तो उस गिलहरी जैसी लड़की के साथ यह सब करता। मुझे क्या लड़कियों की कमी है जो मैं उस गिलहरी के साथ करूंगा? प्लीज पापा, आप मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते। बस इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। शिवाय ने गहरी सांस लेकर कहा, बात यह नहीं है कि तू उस लड़की से शादी करेगा या नहीं करेगा, बात यह है कि क्या आराध्या तुझसे शादी करेगी? या सुनते ही अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, आप कहना चाहते हैं कि वह मुझे रिजेक्ट करेगी? अभिमान रघुवंशी को शिवाय बोला, अभिमान, तो तुम्हें बहुत अभिमान है ना कि तुम अभिमान रघुवंशी हो। अगर मैं तुमसे तुम्हारा सरनेम छीन लूं तो, अगर मैं तुमसे तुम्हारी लग्जरी लाइफ छीन लूं तो कोई लड़की है जो तुम्हारे साथ सरवाइव करेगी? या जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो ना कि तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है, वह सब तुम्हारी नहीं, तुम्हारी लग्जरी लाइफ के पीछे पागल हैं, और आराध्या उनमें से नहीं है। तुम्हें टेंशन इस बात की है कि तुम आराध्या से शादी नहीं करना चाहते और मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, और मुझे टेंशन इस बात की है कि क्या आराध्या तुम जैसे इंसान से शादी करेगी? क्योंकि जहां तक मैं उस बच्ची को जानता हूँ, वह तुमसे शादी नहीं करेगी, और तुम्हारे लिए यह डूब कर मर जाने की बात है कि कोई लड़की तुम्हें तुम्हारे मुंह पर रिजेक्ट कर देगी। अभिमान हैरान होकर बोला, पापा यह बात क्या हुई? वह मुझे रिजेक्ट करेगी? उसकी शक्ल है मुझे रिजेक्ट करने की। पापा शायद आप भूल गए, मुझे मिस राजस्थान ने ऑफर किया था। शिवाय बोला, बहुत घमंड है तुम्हें कि तुम्हें मिस राजस्थान ने ऑफर किया था। तुम्हें पता है चाचू की शादी मिस इंडिया से हुई थी? अभिमान छोटी आंखें करके बोला, हाँ पता है, और डाइवोर्स भी हो गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? शिवाय बोला, फिलहाल तो मिस राजस्थान और मिस इंडिया के बीच में डिस्कशन नहीं करना चाहता, बस यही करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आराध्या को शादी के लिए मना लो, वरना मैं तुम्हें इस मेंशन में रहने नहीं दूंगा। अभिमान अब थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, जब आप जानते हैं कि आराध्या मुझसे शादी नहीं करेगी तो मुझे इतना बड़ा टास्क क्यों दे रहे हैं? पापा, आप समझते क्यों नहीं? मेरी और उसकी शादी करके आप हम दोनों की लाइफ खराब कर देंगे। मैं उससे माफी मांग लूंगा, इस बार शिवाय ने थोड़ा सख्ती से कहा। बस अभिमान, बहुत हुआ। मैंने कहा ना, तुम अगले 2 दिन में आराध्या से शादी के लिए मनाओगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इस मेंशन से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो। एक दिन भी लग्जरी लाइफ के बिना नहीं रह पाओगे। अभिमान को गुस्सा आ रहा था। उसने पैर पटके और शिवाय को देखकर कहा, पापा कोई और ऑप्शन दे दो। शिवाय बोला, कोई ऑप्शन नहीं है, शादी तो तुम्हें आराध्या से ही करनी पड़ेगी, और कोशिश करना सब कुछ नेचुरल लगे। अगर घर में किसी को शक हुआ कि तुमने उस लड़की के साथ गिरी हुई हरकत की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे लिए मेरी छुई-मुई और मेरी रेपुटेशन बहुत जरूरी है, और दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? अभिमान वहां से गुस्से में चला गया। अभिमान बहुत गुस्से में था, इसलिए वह सीधा आर्या के कमरे में आया। उसने देखा तो आर्या अपने हाथों से आराध्या को खाना खिला रही थी। आर्या और आराध्या को देखकर अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। उसने ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है, कितनी अच्छी माँ है, मेरी पराई लड़की को अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, जबकि अपने जन्म दिए हुए बेटे को एक बार भी नहीं पूछा कि उसने भी कुछ खाया है या नहीं। आराध्या ने अभिमान को देखा तो उसकी आंखों
में नमी आ गई। उसने अभिमान की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। वहीं आर्या ने भी अभिमान की बातों को इग्नोर किया और आराध्या को खाना खिलाने लगी। अभिमान आराध्या और आर्या के पास गया और बोला, माँ इसे कहो मुझसे शादी करेगी या? सुनते ही आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान ने अगले ही पल आराध्या का चेहरा पकड़कर कहा, ऐसे क्या देख रही हो? यही तो चाहती थी तुम, तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो गया। पापा ने मुझे हेडलाइन दी है कि 2 दिन में तुम्हें शादी के लिए मनाना है, वरना वह मुझे इस मेंशन से बाहर फेंक देंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं अपने घर में एक क्रिमिनल बन गया, जबकि तुम अच्छे से जानती थी मैं नशे में था। तुम तो होश में थी, तुम तो मुझे रोक सकती थी, लेकिन तुमने मुझे रोकती भी क्यों? घर बैठे बैठे इतने बड़े मेंशन की मालकिन जो बनना चाहती हो? आर्या ने अभिमान के हाथों को पकड़कर झटकते हुए कहा, जो भी बोलना है दूर से बोल। खबरदार अगर तुमने आराध्या को हाथ लगाया, सच कहती हूँ अभिमान, एक और चाटा तेरे गाल पर खींच कर मारूंगी। एक बार नहीं सोचूंगी कि तू मेरा बेटा है और यह मेरी बेटी नहीं है। एक तो इतनी गिरी हुई हरकत करता है, हमारे मंदिर जैसे घर को तूने अपवित्र कर दिया है, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहा है। बात करनी है तो कर, नहीं करनी है तो निकल जाए यहाँ से। और मुझे तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुझे अपने किए पर पछतावा ना हो। अभिमान ने आर्या को देखकर कहा, माँ कम से कम तुम तो मेरी हालत पर तरस खाओ। मैं कह कर थक गया हूँ कि मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन सबको मैं ही गलत नजर आता हूँ। आर्या ने अभिमान को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, क्योंकि तुम गलत हो। तुम अगर होश में नहीं थे तो क्यों गए आराध्या के पास? क्या लेने गए आराध्या के पास? बताओ मुझे। अभिमान अब चुप हो गया। उसके पास अपनी माँ के सवालों का जवाब नहीं था। इस बात को तो अभिमान ठुकरा नहीं सकता था कि वही तो आराध्या को स्टोर रूम में मिलने गया था, वही तो आराध्या को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया था, और एक यही बात पर अभिमान कमजोर पड़ जाता था। अभिमान ने फिर से अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आर्या को देखकर बोला, पापा चाहते हैं मैं इससे शादी कर लूं। इससे बोलो कि शादी के लिए हाँ कर दे, बिना किसी ड्रामे के। आर्या कुछ बोलती इससे पहले ही आराध्या ने खींचकर एक चाटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर हिलाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? अभिमान तो हैरानी से आराध्या को देख रहा था। कल रात कुछ और थे और अब कुछ और हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से शादी करूंगी? तुम मेरे पास अपने अभिमान के साथ आओगे और कहोगे कि आराध्या मुझसे शादी कर लो और मैं किसी पागल लड़की की तरह खुश हो जाऊंगी? तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं? आर्या ने आराध्या को संभाल लिया और आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अभिमान बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? एक तो मेरे नशे में होने का फायदा उठाती हो और ऊपर से सती सावित्री बनने का नाटक भी करती हो। आराध्या ने आर्या के हाथों को झटकते हुए कहा, छोड़िए आंटी और अपने बेटे को संभालिए। मैं तो खुद भी संभल जाऊंगी। कभी नहीं सोचा था कि इस घर में आऊंगी तो मेरे साथ यह सब होगा। पहले तो मुझे लगता था कि बस अभिमान मुझे और मेरे भाई से नफरत करता है, लेकिन अपने नफरत के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, या कभी नहीं सोचा था। अभिमान को गुस्सा आ गया। उसने भी उंगली दिखाते हुए कहा, आराध्या तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। हाँ मैं तुमसे, तुम्हारे भाई से नफरत करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने करीब करने से अच्छा है मैं बाहर मुंह मार लूं। यह सुनते ही आर्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और फिर उस पर चिल्लाते हुए बोली, अभिमान अभी के अभी जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। अभिमान ने भी गुस्से में कहा, तो कहो इससे कि मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। आराध्या भी चिल्लाते हुए बोली, नहीं करूंगी तुमसे शादी, नहीं करनी तुम जैसे घटिया इंसान से शादी। सुन लिया तुमने? अब जाकर कह दो सिवाय अंकल को कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। इतना कहकर आराध्या ने आर्या को देखा और रोते हुए कहा, आंटी मुझे घर जाना है, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। आर्या ने आराध्या को संभालते हुए गले लगा लिया और अभिमान को देखकर गुस्से में बोली, सुन लिया ना आराध्या का जवाब, अब जाओ यहाँ से। अभिमान भी गुस्से में वहां से चला गया और सीधा अपने कमरे में आया। जब वह कमरे में आया तो उसने देखा उसका पूरा कमरा साफ था। अभिमान को फिर से गुस्सा आने लगा और उसने फिर से तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। उसके मम्मी पापा आराध्या का साथ दे रहे थे, उसका नहीं। उसे तो उस रात का कुछ भी याद नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि उसने जबरदस्ती की या आराध्या ने उसका साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ अवनीत तैयार हो चुका था, लेकिन पीहू तो ऐसे ही बालकनी में खड़ी हुई देख रही थी। अवनीत ने पीहू के पास जाकर प्यार से कहा, पीहू घर चले।
पीहू ने गुस्से में कहा, अभी नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों पहले ही तो हम आए थे और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। अवनीत ने पीहू को समझाते हुए कहा, देखो तुम गुस्सा मत किया करो, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, जब तुम्हारा मन हो तो वापस आ जाना। पीहू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं वापस आना नहीं चाहती, एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो नहीं आना चाहती। मुझे समझ नहीं आता मेरे बाप ने तुमसे मेरी शादी क्यों कर दी। और तभी गेट से हीर की आवाज आई, पीहू यह क्या बदतमीजी है, अपने पति से कोई ऐसी बात करता है? पीहू ने हीर को देखकर शिकायत करते हुए कहा, आपने मेरी शादी अवनीश से की ही क्यों? मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स चाहिए। यह सुनते ही हीर की आंखें हैरानी से फैल गई और हीर कुछ बोलती उससे पहले ही अवनीत ने हीर की तरफ इशारा किया और हीर चुप हो गई। अवनीत बोला, देखो मैंने कहा ना, मैं तुम्हें आराम से डाइवोर्स दूंगा, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही डाइवोर्स पेपर बनवा दूंगा, तुम साइन कर देना और उसके बाद तुम्हारा हमारा आराम से डाइवोर्स हो जाएगा। पीहू बोली, ऐसी बातें मत करो जैसे तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, समझे? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। इतना कहकर पीहू वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही हीर की आंखों से आंसू आने लगे। अवनीत ने हीर की बाजू को पकड़ा और उसे सोफे पर बैठाया और खुद उसके सामने जाकर बोला, बड़ी माँ आप फिर से रोने लगी, आप जानती तो हो उसकी हालत। हीर बोली, उस हादसे के बाद सिर्फ पीहू की जिंदगी नहीं बदली, तुम्हारी भी बदल गई। सिर्फ पीहू यही नहीं थी जिसने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी, और तुमने भी तो अपनी बहन को खो दिया। कहकर अवनीत ने भरे गले से कहा, बड़ी माँ बस करो ना, क्यों उस दिन को याद करती हो? दुख को हम पकड़ कर रखेंगे तो वह हमारे साथ साथ हर जगह जाएगा। हीर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन मैं क्या करूं, अब भी वह दिन याद करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, जब मैंने वीरा और विराज की लाश अपनी आंखों के सामने देखी थी। कहकर हीर फिर से रोने लगी। फ्लैशबैक। 8 साल पहले अवनीत ने अपनी MBBS खत्म की थी। अवनीत रघुवंशी मेंशन अपनी बहन से मिलने आया था। जैसे ही वह मेंशन के अंदर आया, हीर की नजर अवनीत पर गई। हीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। अवनीत भी अपने दोनों हाथ फैलाकर हीर के पास गया और हीर को गले लगाकर बोला, हाँ बड़ी माँ, मैं फाइनली आ ही गया। हीर न अवनीत के गाल पर हाथ लगाकर कहा, हमारे ऊपर एहसान हो गया कि तू यहाँ आ गया, वरना मुझे तो लगा तुझे कभी देख ही नहीं पाऊंगी। कभी रसिया, कभी इंग्लैंड, कभी कहीं बस घूमता ही रहता है। तेरा मन नहीं करता कि तू अपने परिवार के पास रहे? अवनीत बोला, हाँ तभी तो आया हूँ। खैर या बताइए, वीरा दीदी कहाँ है? यह सुनते ही हीर के चेहरे पर उदासी आ गई। हीर बोली, कहाँ होगी, बस अपने कमरे में। जब से हमारी शिवांगी का किडनैप हुआ है तब से मैंने वीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। विराज भी ऑफिस में बिजी हो गया। कई बार कह चुके हैं हम दूसरा बेबी प्लान कर लें, लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं। दोनों ही यही कहते हैं कि अगर उन्होंने दूसरा बेबी प्लान कर लिया तो वह अपने शिवांगी को भूल जाएंगे। कहते कहते हीर की आंखों में आंसू आ गए। अवनीत ने हीर के आंसू पोंछकर कहा, बड़ी माँ रोने से क्या होगा? मैं तो यह सोचता हूँ, आप इतना रोती ही तो मेरी बहन कितना रोती होगी। हीर भरे गले से बोली, अवनीत तू यहाँ नहीं था, तुझे नहीं पता कि मैं तेरी बहन को कैसे संभालती हूँ। उस वक्त वीरा को देखकर मेरा तो कलेजा फट गया था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान जा रही है। तुझे बता नहीं सकती क्या बीती है तेरी बहन पर। अवनीत बोला, सिवाय चाचू तो पता लगा रहे थे ना, क्या सिवाय चाचू को कुछ पता नहीं चला? हीर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सिवाय भैया ने कहा है कि हमारी शिवांगी की मौत हो गई। यह सुनते ही अवनीत थोड़ा सा हैरान हुआ। अवनीत ने हीर को दिलासा देते हुए कहा, अब जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो है हमें उसे संभाल लेना चाहिए। मैं जाता हूँ दीदी के पास। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और अवनीत वीरा के कमरे की ओर बढ़ गया। अवनीत ने देखा तो वीरा बालकनी में छोटे से गार्डन में बैठी हुई थी। वीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह एकटक बस एक फूल को देख रही थी। और तभी अवनीत ने अपने आंसू पोंछे और वीरा के पास जाकर बोला, दीदी मैं आ गया। वीरा ने अवनीत को देखा तो मुस्कुराकर बोली, अरे अवनीत तुम आओ, बैठो। अवनीत जाकर वीरा के पास बैठ गया। वीरा ने कोई बात नहीं की, वह फिर से खामोश हो गई। अवनीत ने वीरा का हाथ पकड़ कर कहा, जो हो गया सो हो गया। वीरा बोली, अवनीत मेरी एक ही बेटी थी, उसे भी किडनैप कर लिया। भगवान को मुझ पर तरस नहीं आया? सिवाय भैया
कहते हैं कि मेरी बेटी मर गई, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है। अवनीत बोला कि अगर ऐसा है तो शिवांगी रघुवंशी मेंशन वापस आएगी, आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। वीरा खुद को संभाल नहीं पाई और उसने अपने भाई को गले लगाकर अपना दुख दर्द उसके कंधे पर निकालना शुरू कर दिया। अवनीत ने भी अपनी बहन को कस कर पकड़ा। अवनीत तो अपनी बहन को समझाता रहा, लेकिन अवनीत के बस की वीरा को संभालना नहीं था और तभी कमरे में विराज आया। विराज ने अवनीत और वीरा को देखा तो देखते ही समझ गया कि वीरा को फिर से शिवांगी की याद आ रही है। विराज वीरा के पास गया तो वीरा विराज के गले लगकर रोने लगी। विराज वीरा को समझाते हुए बोला, बस करो वीरा, कितना रोगी। मेरे हाथ में होता तो मैं क्या कुछ नहीं कर देता, लेकिन मेरे हाथ में था ही नहीं। अवनीत से अपनी बहन का दुख देखा नहीं गया और वह कमरे से बाहर चला गया। वहीं विराज वीरा को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरा के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। विराज वीरा को लेकर सोफे पर बैठ गया। यह लगभग रोज का ही था। वीरा अपनी छोटी बेटी को याद करती और रोने लगती और विराज उसे संभालता। करीब आधे घंटे बाद विराज ने वीरा के माथे को चूम कर कहा, अनाथ आश्रम चलें। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। विराज ने वीरा को गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। विराज ने भी वीरा को तैयार होने में हेल्प की, क्योंकि वीरा पूरे तरीके से टूट चुकी थी। उसका ना तैयार होने का मन करता था, ना किसी से बात करने का मन करता था। ज्यादातर वह अपने कमरे में ही रहती थी। थोड़ी देर बाद वीरा और विराज तैयार होकर बाहर आ गए। हीर ने दोनों को देखकर कहा, शाम को घर जल्दी आ जाना। विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी और वीरा को संभालता हुआ मेंशन से बाहर ले गया। विराज को क्या पता था कि अब वह अपनी वीरा के साथ कभी भी मेंशन वापस नहीं आएगा। अवनीत हीर के पास ही बैठा रहा। दोनों बात करते रहे और तभी हीर का फोन वाइब्रेट हुआ। हीर ने फोन चेक किया तो वह पीहू का फोन था। हीर ने फोन उठाकर कहा, तुम वापस कब आओगी? आना भी है या हमेशा वहीं रहना है? पीहू थोड़ा सा चिढ़कर बोली, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं यहाँ अकेली हूँ। अकेली नहीं हूँ मैं, नानू नानी मेरे साथ हैं। हीर बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, पापा तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम रजावत हाउस में बस जाओ। कुछ तो शर्म करो। वह लोग तुम्हें जाने के लिए नहीं कहेंगे तो क्या तुम वहीं रहने लग जाओगी? चुपचाप से मेंशन वापस आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे पापा दिन में 10 बार तुम्हारे बारे में पूछते हैं। क्या कहूँ उन्हें कि हमारे घर से ज्यादा उसे रजावत हाउस पसंद है। पीहू बोली, वाह माँ, हद हो गई। मैं कौन सा हमेशा के लिए यहाँ आ गई। यहाँ तो मुझे सौरी मामू सांझ मामी अच्छी लगती हैं, इसलिए मुझे यहाँ रहना पसंद है। हीर ने अपना हाथ अपने माथे पर मार कर कहा, देखो चुपचाप से वापस आ जाओ। अब की बार जाओगी तो अपने पापा की परमिशन लेकर जाना। मैं रोज रोज तुम्हारे पापा को नहीं समझा सकती। पीहू बोली, अरे माँ, मेरी वजह से कौन सा मेंशन में काम रुके पड़ा है। अच्छा चलो मैं वापस आ जाती हूँ, मुझे वापस आने का एक रीजन दो। हीर बोली, कोई रीजन नहीं है, मैं अवनीत को भेज रही हूँ, चुपचाप वापस आ जाओ। अवनीत का नाम सुनते ही पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अवनीत के आंखों में चमक। किसी को मेंशन में खबर नहीं थी कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पीहू बोली, माँ झूठ मत बोलो, अवनीत तो इंग्लैंड गया हुआ है। यह सुनते ही हीर ने पीहू को डांटते हुए कहा, यह क्या तूने अवनीत अवनीत लगा रखा है? पता है ना वह तुझसे 7 साल बड़ा है। तमीज से बात नहीं कर सकती? पीहू बोली, अच्छा ठीक है ना, डॉक्टर साहब कह दूंगी। बस अब आप यह बताओ, क्या सच में डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हैं? हीर बोली, हाँ मेरे ही सामने है और मैं अवनीत को भेज रही हूँ, चुपचाप उसके साथ वापस आ जाना। अचानक ही पीहू एक्साइटेड होकर बोली, हाँ 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 हाँ, मैं आ जाती हूँ, आप पहले डॉक्टर साहब को भेजो। इतना कहकर पीहू ने फोन कट कर दिया और हीर उसे शक हुआ, क्योंकि पीहू को हीर ने कई बार मेंशन आने के लिए कहा था और पीहू हर बार टाल जाती थी, लेकिन इस बार अवनीत के नाम से उसने आने के लिए हाँ कह दिया। हीर ने एक बार अपने फोन को देखा और एक बार और अवनीत को। अवनीत अपनी आंखें इधर उधर करने लगा और फिर खड़ा होकर बोला, बड़ी माँ मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अवनीत जैसे ही जाने को हुआ, हीर बोली, पहले मेरी बेटी को रजावत हाउस से ले आओ, उसके बाद जहां जाना है चले जाना। अवनीत ने पलट कर नहीं देखा और मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मन खुद से बोली, क्या मुझे जो समझ आ रहा है वह सच है? पीहू का तो समझ सकती हूँ कि वह बच्ची है, लेकिन अवनीत वह तो बहुत समझदार है। खैर छोड़ो, आज साहब से बात करती हूँ। वही अवनीत वह अपनी गाड़ी में बैठा और रजावत हाउस के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह भी 2 साल बाद पीहू से मिलने वाला था।
पीहू जब 18 साल की थी तब पीहू ने बिना हिचकिचाहट के अवनीत को ऑफर किया था और अवनीत ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन दोनों के बीच बातें रोज होती थी। अवनीत के अंदर भी अब धीरे धीरे पीहू को लेकर फीलिंग्स आने लगी और वह फीलिंग्स प्यार में कब बदल गई अवनीत को पता ही नहीं चला। पीहू के बारे में सोचता हुआ अवनीत उसका सफर कट गया और 1 घंटे बाद उसने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। अवनीत गाड़ी से उतरा, उसकी नजर जैसे ही रजावत हाउस के मेन गेट पर गई, पीहू भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। अवनीत ने जैसे ही पीहू को देखा उसे वह पल याद आ गया जब पीहू ने अवनीत को प्रपोज किया था। अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल पीहू ने अवनीत को कसकर गले लगा लिया। अवनीत संभल नहीं पाया और सीधा गाड़ी से जा लगा। अवनीत के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और पीहू उसे तो जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। पीहू की सांसें तेज चल रही थी। अवनीत ने ना चाहते हुए भी अपनी बाहें पीहू पर लपेट दी और उसकी कमर को हल्का हल्का रब करते हुए बोला, आराम से शांत हो जाओ, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, तुम्हें लेने आया हूँ। पीहू अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं इसे ले जाना नहीं मानती। अगर लेकर ही जाना है तो डोली में बैठाकर लेकर जाओ। यह सुनते ही अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी पकड़ पीहू पर कस दी। इसका साफ मतलब था कि अब वह हमेशा के लिए पीहू को अपने साथ ले जाएगा। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही गले लगे रहे। अवनीत ने पीहू को खुद से दूर किया और उसके माथे पर आए बालों को हटाकर कहा, लगता है बड़ी माँ को शक हो गया। पीहू ने बेपरवाह होकर कहा, ऐसा शक कि मेरा और तुम्हारा कुछ चल रहा है? यह शक थोड़ी ही है, यह शक तो हकीकत है। अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अवनीत बोला, तुम समझ नहीं रही, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं बड़े पापा से तुम्हारा हाथ मांगू। यह सुनते ही पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पीहू हाथ बांधकर बोली, ओ माय गॉड, मुझे तो लगा हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलेंगे, लेकिन तुम तो सीधा सीधा शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। अवनीत ने हल्का सा चाटा पीहू के सिर पर मारकर कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा सोचती हो? पीहू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता हमें शादी कर लेनी चाहिए, वरना तुम्हारा क्या भरोसा फिर से तुम इंडिया छोड़ दो। अवनीत ने गाड़ी का गेट खोला और पीहू को बैठने का इशारा किया। पीहू बोली, नानू नानी से नहीं मिलोगे? अवनीत ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पीहू, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। वह तो मैं दीदी और जीजू से मिलने आया था तो बड़ी माँ ने तुम्हें लाने के लिए कह दिया रजावत हाउस से। किसी और दिन मिलूंगा, अभी चलो। पीहू ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और वह गाड़ी में बैठ गई। अगले ही पल अवनीत ड्राइव कर रहा था और पीहू उसके पास बैठी हुई थी। पीहू कंटिन्यू अवनीत को देख रही थी और अवनीत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इसमें दो राय नहीं थी कि दोनों के बीच बहुत फर्क था। पीहू लग्जरी लाइफ जीती थी और अवनीत तो अपनी मेहनत से डॉक्टर बना था, लेकिन फिर भी पीहू अवनीत के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। और यह बात तो अवनीत अच्छे से जानता था कि बेशक पीहू की उम्र कम है, लेकिन वह समझदार हीर जितनी है। करीब 1 घंटे बाद पीहू और अवनीत एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अवनीत कॉफी पी रहा था और पीहू बस अवनीत को ही देखे जा रही थी। आखिर अवनीत ने बोल ही दिया, पीहू कितना देखोगी, तुम्हारा मन नहीं भरता? मुझे देखकर पीहू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, क्या करूं, आप हो ही इतने हैंडसम, तभी तो बचपन से मेरा पसंद हो और अब मेरा प्यार। अवनीत ने कॉफी का मग साइड में रखकर पीहू को देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि बड़े पापा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे? पीहू थोड़ा सा इरिटेट होकर बोली, यार आप फिर से इस टॉपिक को लेकर बैठ गए। अरे मुझे तो लगता है पापा खुशी खुशी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे, एक बार पापा से बात तो करो। अवनीत ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। पीहू बोली, तो ठीक है, मैं कर लूंगी, अगर मैं आपको प्रपोज कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनते ही अवनीत थोड़ा सा शर्मा गया। वैसे अवनीत की पर्सनालिटी बहुत डिसेंट थी, उसे देखकर ही लगता था कि वह डॉक्टर है, और थोड़ा सा शर्मीला भी था, और पीहू को अवनीत में यही चीज अट्रैक्ट करती थी। थोड़ी देर बाद दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर आ गए। अवनीत ने पीहू को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, और अगले ही पल अवनीत की गाड़ी हवा में दौड़ने लगी। लेकिन अचानक ही अवनीत ने गाड़ी की ब्रेक मारी, क्योंकि सामने दो स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी और उनके हाथ में गन थी। यह नजारा देखकर अवनीत ने अपना सलाइवा गटक लिया। उसे लड़ने झगड़ने की आदत नहीं थी। अवनीत की जगह जूनियर रघुवंशी होते तो शायद उन्हें इतना डर नहीं लगता, लेकिन अवनीत हमेशा ही लड़ाई झगड़ों से दूर रहता
रहता था। वहीं पीहू उसे भी डर लगने लगा और उसे समझते देर नहीं लगी कि वह और उसके डॉक्टर साहब किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। पीहू ने तो डर के मारे अवनीत की बाजू पकड़ ली। अवनीत वह तो पहले ही सीधा साधा सा था, सामने गुंडों को देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई थी और तभी उसने एक गुंडे पर गोली लगते हुए देखी। अवनीत और पीहू दोनों ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल वह आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। अवनीत बाहर जाने लगा तो पीहू ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब यह क्या कर रहे हो? अवनीत बोला, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। पीहू ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, वह कोई आपका पेशेंट नहीं है बल्कि वह हमें मारने आया था। डॉक्टर साहब मुझे लगता था कि आप बहुत समझदार हो, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि आप तो एक नंबर के। पीहू ने इतना ही कहा था कि अवनीत हैरानी से पीहू को देखने लगा। पीहू बोली, सॉरी, गलती से जुबान फिसल गई। इतना कहकर पीहू ने पीछे देखा जहां विराज गन लेकर खड़ा हुआ था और गाड़ी में वीरा बैठी हुई थी। पीहू बोली, पीछे तो विराज भाई हैं। और अवनीत ने पीछे देखा तो पीछे विराज ने एक और शूट किया और स्कॉर्पियो के सामने खड़ा दूसरा आदमी भी जमीन पर गिर पड़ा। विराज ने तीसरी बार शूट करने की कोशिश की लेकिन गन से गोलियां खत्म हो गई थी। विराज ने गन सड़क के किनारे पर फेंकी, फाइटिंग मोड पर आ गया। फिर वह पीहू और अवनीत की गाड़ी को क्रश करता हुआ आगे चला गया और अगले ही पल विराज उन आदमियों से फाइटिंग करने लगा। वहां 4-5 आदमी थे और विराज अकेला, और विराज उन सब पर भारी पड़ रहा था। अवनीत गाड़ी में बैठा हुआ विराज को लड़ते हुए देख रहा था और तभी पीहू ने अवनीत की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, देख क्या रहे हो? विराज भाई अकेले लड़ रहे हैं, तुम भी जाकर लड़ाई करो। अवनीत ने हैरानी से पीहू को देखकर कहा, पीहू मैं कभी लड़ा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं लड़ाई कैसे होती है। इन गुंडों को देख रही हो, अगर इन्होंने मुझे एक पंच भी मार दिया तो मेरी पसलियां या बाहर आ जाएंगी, और तुम्हें पता है पसलियां ठीक होने में कितना टाइम लगता है। पीहू गुस्से में बोली, देखो मेरे भाई अकेले पिट रहे हैं, मैं सच कहती हूँ अगर भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अवनीत ने कहा, पीहू मैंने कभी लड़ाई नहीं की, मैं किसी को नहीं मार सकता, मैंने किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है। पीहू बोली, कभी ना कभी कोई ना कोई काम तो पहली बार करना ही पड़ता है ना। तुम क्या जन्म से ही डॉक्टर बन गए थे? नहीं ना, तुमने पढ़ाई की चीजों को समझा तभी तो तुम। अवनीत बोला, मुझे डर लगता है, मैं नहीं मार सकता। पीहू बोली, अच्छा तुम ऑपरेशन थिएटर में छुरी कांटे लेकर लोगों का ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन जो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं उन्हें नहीं पीट सकते। अवनीत बोला, अरे यार नहीं पीट सकता। पीहू बोली, देखो अगर तुमने उसे पीटा तो मैं तुम्हें किस करूंगी। यह सुनते ही अवनीत ने पीहू की तरफ देखा तो पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी स्टूपिड सी किस के लिए पिट नहीं सकता। पीहू बोली, और अगर अभी आप बाहर नहीं गए तब भी करूंगी। अवनीत बोला, पागल हो क्या, पागल खाने से आई हो? पीहू बोली, ठीक है तो मैं ही जाती हूँ, कम से कम एक दो का सिर तो फोड़ दूंगी। इतना कहकर पीहू जैसे ही बाहर जाने को हुई और इतने में अवनीत ने पीहू का हाथ पकड़ लिया और बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर पिट जाऊं तो मुझे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे देना। पीहू अवनीत को गाड़ी से धकेलती हुई बोली, हाँ हाँ दे दूंगी, लेकिन जाओ, मेरे भाई को तो बचाओ। अवनीत बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने देखा तो विराज तो मुक्के पर मुक्के बरसा रहा था और अवनीत चुपचाप खड़ा हुआ था। अवनीत गाड़ी में से बाहर खड़ा होकर विराज को लड़ते हुए देख रहा था। अचानक ही एक आदमी आया और उसने अवनीत के मुंह पर एक पंच जड़ दिया और अवनीत जमीन पर जा गिरा। अवनीत को तो दिन में तारे दिखाई देने लगे। यह पहली बार था जब अवनीत को किसी ने हाथ लगाया था, वरना तो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता था, और जब हाथ लगाया तो ऐसा हाथ लगाया कि अवनीत सीधा जमीन पर गिर पड़ा। अवनीत जल्दी से खड़ा हुआ, उसे सच में दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखों को मला तो सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी ने फिर से अवनीत को मारने की कोशिश की तो अवनीत पीछे हटता हुआ बोला, देखो यार वह मेरे जीजा जी हैं, प्लीज उन्हें मत मारो। इतना कहकर अवनीत ने विराज की तरफ देखा तो उन गुंडों को पीट रहा था। मजाल किसी गुंडे ने विराज को टच भी किया हो। अचानक ही अवनीत मन ही मन खुद से बोला, मैंने जो जीजू को डाइट बताई थी उसके अकॉर्डिंग जीजू कितने फिट हैं। और अभी उस आदमी ने अवनीत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार अवनीत ने तो उस आदमी का हाथ वहीं पकड़ लिया और अगले ही पल उसे मरोड़कर उसकी कमर पर एक पंच मारकर कहा, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, इसका मतलब यह नहीं
कि मुझे लड़ना नहीं आता। अवनीत ने उस आदमी के ऊपर जोर से लात मारी और वह मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और देखते ही देखते फाइटिंग मोड में आ गया। देखते ही देखते अवनीत उन सब से फाइट करने लगा। पीहू भी अवनीत को आंखें फाड़े देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं था कि अवनीत को इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल भी आती है। वह धीरे धीरे गाड़ी से उतरी और अवनीत को ही देखती रही और फिर उसने पीछे देखा जहां वीरा गाड़ी में बैठी हुई थी और नम आंखों से विराज को देख रही थी। पीहू वीरा की ओर जाने लगी और तभी कहीं से एक गोली चली और वह सीधा पीहू की हाथ पर लगी। यह देखते ही वीरा की जान निकल गई। वह जल्दी से गाड़ी से उतरी और पीहू की तरफ भागने लगी और तभी एक और गोली चली जो सीधा वीरा के सीने में लगी और वीरा जहां खड़ी थी वहीं झटके से बैठ गई। उसके मुंह से हल्का सा निकला विराज। विराज के हाथ रुक गए। उसने पलट कर देखा तो वीरा घुटनों के बल बैठी हुई विराज को देख रही थी और वहीं पीहू भी तड़पती हुई सड़क पर पड़ी हुई थी। विराज भागता हुआ वीरा के पास आया। अगले ही पल विराज ने वीरा को अपनी बाहों में समेट लिया। विराज ने वीरा के गालों को हाथ लगाकर थपथपाते हुए कहा, वीरा आंखें खोलो, आंखें खोलो वीरा। लेकिन वीरा बेहोश हो गई थी। विराज ने वीरा की तरफ देखा तो विराज को ही देख रही थी। विराज ने अवनीत को आवाज लगाते हुए कहा, अवनीत, अवनीत, जो कि एक गुंडे को पीट रहा था। उसने उसके मुंह पर एक पंच मारा और विराज की तरफ देखता हुआ चेहरा घुमाकर देखा। उसकी भी आंखें हैरानी से फैल गई। वह भी भागता हुआ पीहू के पास आया। पीहू को ऐसे देखकर अवनीत की तो सांसें ही अटक गई। अवनीत ने भी पीहू के हाथ को पकड़कर उसका सिर अपनी बाहों में रखकर कहा, पीहू आंखें खोलो। पीहू, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। पीहू, बस तुम सोना मत। इतने में विराज ने वीरा को गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी पीछे से 3-4 गोलियां चली। विराज और वीरा दोनों उन गोलियों से छलनी हो गए और यह सारा नजारा पीहू अपनी आंखों से देख रही थी और उसी पल पीहू बेहोश हो गई। यह सब देखकर अवनीत, उसकी भी आंखें लगभग बाहर आ गई। अवनीत ने कभी यह सब नहीं देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी आंखों के सामने ही उसके दी और उसके जीजाजी की जान चली जाएगी और वह कुछ नहीं कर पाएगा। अवनीत ने घबराहट के मारे पीहू को अपने सीने से लगाया हुआ था। अवनीत के हाथ कांप रहे थे। उसी के सामने उसकी दीदी और जीजाजी सड़क पर खून से लथपथ पड़े हुए थे और तभी 2-4 आदमी आए और उन्होंने अवनीत और पीहू को गन पॉइंट करके अवनीत को देखकर कहा, घबराओ मत, हम तुझे भी विराज रघुवंशी के पास पहुंचा देंगे। इतना कहकर जैसे ही उसने गन चलाई उससे पहले ही उस आदमी को गोली आकर लगी और वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और 2 ही सेकंड में वहां जितने भी आदमी थे उनकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। अवनीत ने हिम्मत करके अपना चेहरा उठा कर देखा तो वहां शिवाय और दिव्यांश खड़े थे। लेकिन जैसे ही शिवाय ने गोली चलाई और वह आदमी मरे वैसे ही शिवाय घुटनों के बल आ गया। उसकी आंखों के सामने उसका छोटा भाई और उसकी बीवी मरे पड़े थे। फ्लैशबैक एंड। हीर तो रोए जा रही थी और अवनीत हीर को समझा रहा था। अवनीत बोला, बड़ी माँ बस करो, कितना रोगी। हीर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या करूं अवनीत, जब भी वह पल याद आता है रोना आ जाता है। विराज और वीरा ने अपनी जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी। जब जब उन्होंने खुशियों को गले लगाया तब तब उनके भाग्य ने उनसे खुशियां छीन ली। यही सब सोच सोच कर मुझे रोना आता है। वीरा ने भी बचपन में बहुत कुछ झेला और विराज, उसके भी एक्सीडेंट में पैर खराब हो गए। क्या होगा आगे जानने के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।